लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलास्टिसिटी पढ़ा था, ठीक है, खत्म किया था। आज दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन। नाम सुना है पहले कभी? हाँ। क्या होता है? It's a property of a liquid to keep its surface area minimum. ये भी सही है, सरफेस एरिया मिनिमम रखना चाहता है, ये भी सही है। और कोई? और कोई? बोलो। कोई बात नहीं। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स का नाम सुना है? यस। यस सर। क्या होता है कोहेसिव फोर्स? क्या होता है? बताओ। Sir, cohesive force is a force of attraction between molecules of the same substance. मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस के बीच कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है। तो इतना तो सबको पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम काइंड। यस सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules of same kind। एग्जाम्पल बताता हूँ, सेम काइंड या सेम सब्सटेंस। एक एग्जाम्पल समझो जो सबने देखा होगा, रियलाइज किया भी होगा। मान लो घर में कोई शीशा है, ग्लास का सरफेस है, उस पर जब पानी रहता है और उसके ऊपर एक और ग्लास का सरफेस है, देखोगे ये दोनों चिपक जाता है। इसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। कभी ध्यान दिया है? हाँ। Yes sir. ग्लास के ऊपर अगर पानी गीला है थोड़ा भी, उसके ऊपर कोई दूसरा ग्लास गलती से रख दो तो उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। ये ऑब्जर्वेशन है ना? नहीं तो क्या था कि लिक्विड फिल्म जो इस दोनों ग्लास के बीच में है, ये सेपरेट हो जाता है, ये इधर, दोनों थोड़ा थोड़ा गीला रहता है ना? हाँ। इसका मतलब है कि लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ कोहेशन बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए लिक्विड मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं होना चाहते हैं। समझ आया कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? समझा कुछ कि नहीं? हाँ सर। जैसे ये दो ग्लास सरफेस है, इसके बीच में एक लिक्विड का फिल्म है, मतलब बहुत पतला सा, वो दिख नहीं रहा है। तो आप देखोगे कि जब आप इस पर फोर्स लगाओगे सेपरेट करने के लिए इधर, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
इसको इधर पुल कर रहा है, इसको इधर पुल कर रहा है, इसको तोड़ना पड़ेगा ना, तभी दोनों अलग होंगे। तो ये जो कोहेसिव फोर्स है ये बहुत स्ट्रांग है ना। हाँ सर। ये लिक्विड में स्ट्रांग होता है और गैस में वीक होता है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल दिया कोहेसिव फोर्स, मतलब आपको ध्यान में आए कि होता क्या है। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. एडेसिव फोर्स का नाम सुना है? Yes, sir. क्या होता है एडेसिव? Sir, it is force or attraction between molecules or different substances. Force of attraction between molecules of different substance. ठीक है, देखे होगे जो फेविकॉल वगैरह होता है उस पर एडेसिव्स लिखा रहता है ना। हाँ सर। कोई भी गम में एडेसिव्स लिखा रहता है। तो क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच एडेसिव रखा, अब वो ऑब्जेक्ट के साथ एडेसिव चिपक गया तो एडेसिव के साथ उसको अलग करना मुश्किल है। तो वहां पर वो फोर्स ऑफ एडिशन, दैट इज वो फेविकॉल का मॉलिक्यूल और जिस पे चिपकाया है वो वाला मॉलिक्यूल, ये दोनों इतना ज्यादा है ना, जिसकी वजह से चिपक जाता है। जैसे घर बनते हुए देखते होगे तो सीमेंट और ब्रिक के बीच एडेसिव होता है ना। पेपर पर जो हम लोग इंक से लिखते हैं वहां एडेसिव फोर्स है। ब्लैक चौक से जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, मार्कर लिखते हैं, वो एडेसिव फोर्स है। हाँ सर। तो ये सब एडेसिव फोर्स के एग्जांपल है। ठीक है, चौक एंड बोर्ड वाला हो गया, जैसा मैंने कहा आपको क्या क्या एग्जांपल दिया, सीमेंट और ब्रिक का दिया होगा। ठीक है, ये सब जो एग्जांपल है ना, ये सब एडेसिव फोर्स के एग्जांपल हैं। ये दो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझ में आया। ये दोनों अगर Yes, समझ में sir. आया तब आपको सरफेस टेंशन समझ आएगा। अब सरफेस टेंशन को समझो। जैसे लिक्विड के सरफेस पर अगर देखोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे ना, तो वो सरफेस उसको अपनी ओर ड्रॉ करने की कोशिश करता है। या ऐसे समझो कि जैसे ये एग्जांपल देखो, देखो ध्यान से समझो इस मैकेनिज्म को, इसको लिखा नहीं जा सकता है। जैसे ये एक लिक्विड मैकेनिज्म में लिक्विड मॉलिक्यूल है,
तो इसको आसपास के दूसरे मॉलिक्यूल अपनी ओर पुल करेंगे, करेंगे ना? यस। तो नेट फोर्स 0 रहेगा। ये कहानी हर मॉलिक्यूल के साथ है। अब यहां पर के मॉलिक्यूल को अगर देखोगे तो इसके आसपास जितने मॉलिक्यूल हैं ये सब इसको पुल करेंगे, तो इस पर जो रिजल्टेंट है इन सारे पुल का, ये 0 नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर तो पुल करने वाला कोई नहीं है ना? तो ये जो लिक्विड सरफेस है, ये जो लिक्विड सरफेस है, वॉल्यूम के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल को देखो, चारों ओर से फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 0 ऐसा है। बट ये जो लिक्विड सरफेस है, इस सरफेस पर ध्यान से देखोगे तो ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, ये स्ट्रेस्ड है ना? ये इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसा काम करता है। तो जितने वॉल्यूम है ना, मतलब सबको वो अंदर, इस पर जैसे देखोगे ना, इसी पर समझो, इसी सरफेस पर देखोगे तो ऐसा ऐसा जितना मॉलिक्यूल है सबका रिजल्टेंट फोर्स इधर ही होगा ना? यस। इस सरफेस पर यही रिजल्टेंट फोर्स है। तो देखोगे जो ओपन सरफेस है, वो ओपन सरफेस अंदर पर आई मीन वॉल्यूम के अंदर फोर्स लग रहा है, तो सरफेस हमेशा अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसका सरफेस एरिया मिनिमम होने की कोशिश करता है। ये ऐसा हो गया ना कि ऊपर का सरफेस अंदर वॉल्यूम की ओर पुल होते जा रहा है, तो उससे उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। तो जो रिजल्टेंट सरफेस है लिक्विड का, दैट विल ऑटोमेटिकली बी पुल्ड टुवर्ड वॉल्यूम, है ना? यस सर। The surface of liquid experience a force inwards to its volume। ये बात समझ में आया? यस। ये बात समझ आया? यस। जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। Hence surface area will get minimized। ठीक है? यस। That is, will behave as elastic membrane। जैसे इलास्टिक स्प्रिंग का क्या होता है, खींचो तो दोबारा अपने लेंथ पे आ जाता है, तो वैसे ही रबर की अगर सीट है, उसको सरफेस को बढ़ाओगे तो दोबारा वापस आ जाएगा अपने नेचुरल साइज में। इलास्टिक मेम्ब्रेन समझ आया किसको कहते हैं? हाँ। तो ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिसकी वजह से वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, उसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं, है ना? आई बात समझ हाँ में? सर। कोई डाउट? नो। So this property is called surface tension। This property of liquid is called
सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन नाम इसलिए है क्योंकि ये पूरे लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है, लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है ओपन सरफेस पर, अदरवाइज अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। हाँ सर। में जल्दी से इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी कर लीजिए।
लिख लिए? Yes, sir. हाँ सर हो गया. हो गया. आगे बढ़े? हाँ sir. ठीक है, चलो. अब ये सरफेस टेंशन का समझ तो आया कि होता क्या है. इसको मेजर कैसे करते हैं सरफेस टेंशन को? मैथमेटिकली किसी चीज का सरफेस टेंशन कैसे होगा, उसको मेजर कैसे करते हैं? तो इसके दो मेथड हैं सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का. एक फोर्स मेथड है और दूसरा एनर्जी मेथड है. ठीक है. तो सबसे पहले फोर्स मेथड. एक और एग्जांपल बताता हूं, तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा सरफेस टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये देखा है कि किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर कोई धागा रख दो टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ी देर के बाद आओगे तो वो सीधा हो जाता है अपने आप. ऐसा हाँ. ऑब्जर्व किया है कभी? हाँ sir. या ना. तो होता क्या है कि उस धागे के दोनों साइड जो लिक्विड होता है ना, वो उसको अपनी ओर पुल करता है. जस्ट एग्जांपल दिया, तो जिसकी वजह से वो सीधा हो जाता है. सो एनीवे, आप इसको ऐसे समझिए कि लिक्विड के सरफेस पर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन एल लेंथ का लेते हैं, तो इसके दोनों साइड वाले, इसके इस साइड जो लिक्विड है वो इसको अपनी ओर पुल करेगा, इसके इस साइड जो लिक्विड है वो इसको अपनी ओर पुल करेगा. तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है F अपॉन L, इसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं. ठीक है, आई बात समझ में? तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड, ऐसे समझो, surface tension of a liquid is measured as force of attraction acting per unit length on a line, on an imaginary line, more precisely, on an imaginary line on liquid surface. तो ये तो मैं इमेजिनरी लाइन बोला, लेकिन यहीं पर वो जो मैंने धागा वाला एग्जांपल दिया, जैसे कोई धागा को लिक्विड सरफेस पर, या ऐसा करो, जो सुई धागा वाला धागा होता है ना, उसको गोल गोल एक धागा ले लो, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे छोड़ दो लिक्विड सरफेस पर. थोड़ी देर के बाद आओगे ना तो ये तुम्हें परफेक्ट गोल मिलेगा, है ना. परफेक्ट गोल मिलेगा मतलब जो लिक्विड सरफेस है ये इसको अपनी ओर पुल कर रहा होगा, इसके चारों ओर वाला, तो जिसकी वजह से इसका शेप ऐसा हो जाता है ना. आया समझ में? हाँ sir. तो इस केस में सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स अपॉन 2 पाई आर.
है ना। यहाँ पर सरफेस टेंशन इस डेफिनेशन से क्या हो गया, फोर्स अपॉन एल। एल को हम लोग लेंथ ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। सो एल इज लेंथ ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दिए होगे, अगर तुम लोगों ने घर में कभी झाड़ू लगाया है, वो वाला जो झाड़ू होता है ना, प्लास्टिक वाला या फिर वो नारियल वाला झाड़ू, हाँ सर। देखोगे कि घर में अगर वो है ना, पोछा पहले मारा हुआ है और झाड़ू का एक पूरा झाड़ू अगर है तो उसको उठा लोगे, चलो। अगर एक तिनका छूट गया ना, तो उस एक तिनका को उस मतलब गीला सरफेस से उठाने में बहुत एफर्ट लगता है। हाँ सर, चिपक जाता है। वो चिपक जाता है, और वो जितना लंबा होगा उतना ज्यादा एफर्ट लगेगा तुम्हें। ठीक है। तो वो जो जितना लंबा होगा उतना ज्यादा एफर्ट लगेगा। मतलब क्या होता है कि एल लेंथ का धातु का तिनका है, अब नीचे लिक्विड सरफेस से कांटेक्ट में है, तो लिक्विड सरफेस का सरफेस टेंशन टी है, तो टी इंटू एल फोर्स से वो पुल कर रहा है। आपको उससे ज्यादा फोर्स से इसको ऊपर पुल करना पड़ेगा। हाँ सर। है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, स्टिकीनेस, मतलब जनरल भाषा में हम कहें तो ये आपका है सरफेस टेंशन। ठीक है। यस। तो वो जादू के तिनका वाला एग्जाम्पल मैं इसको कैसे लिखूं, समझाना मुश्किल है, तो इस बात को ऐसे समझ लो। सपोज ये लिक्विड सरफेस या फिर पानी के सरफेस पर अगर जारू का तिनका तैर रहा है ना, तो उसको उठाना आसान नहीं होता है। तो सपोज ये झाड़ू का तिनका है, जस्ट ऐसे ही कह रहा हूँ। तो मतलब झाड़ू मारते तो गिरा क्या? क्या? वो झाड़ू का सीन। जैसे नदी वदी में देखोगे कि पानी के ऊपर अगर झाड़ू का तिनका है ना, तो उसको उठाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये जब ऊपर उठता है ना, तो इस झाड़ू के तिनके के इस साइड जो लिक्विड है, थोड़ी देर तक लिक्विड इसके साथ ऊपर उठता हाँ सर, मतलब वो दूर भागता रहता है ना। मतलब इसका क्रॉस सेक्शन में देखो तो ऐसा कुछ तो थिकनेस होगा ना। तो जब आप इसको ऊपर एफ से उठा रहे होगे ना, तो इसके इस साइड वाला लिक्विड इधर, इसके इस साइड वाला लिक्विड इधर, ये इसको इधर पुल कर रहा है, ये इसको इधर पुल कर रहा है, ये अंदर लेंथ है। ठीक है। तो ये जो फोर्स, मान लो अंदर इसका लेंथ एल है, ऐसे ही ऐसे पुल हो रहा है, तो इस केस में ये जो फोर्स एफ होगा, पता है कितना होगा? सरफेस टेंशन टी इंटू 2L होगा, क्योंकि एल लेंथ इधर से कांटेक्ट में है और एल लेंथ इधर से कांटेक्ट में है, जो इसको नीचे पुल कर रहा है लिक्विड के साथ। समझ आया कुछ? हाँ है ना। तो इस केस में पुलिंग फोर्स कितना लगेगा? तो F इंटू 2L लगेगा। है। हाँ तो सर। ये जो मैंने लेंथ ऑफ कांटेक्ट का, इसका ये मतलब है। ठीक है। सो पुलिंग अ थिन, मतलब विड्थ हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, स्टिक फ्रॉम लिक्विड सरफेस। तो एक्चुअल कितना फोर्स लगेगा? तो सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन लिक्विड का कांस्टेंट होता है, दिया रहता है, तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स इतना होगा और इसका वेट mg जो होगा वो होगा, है ना। तो नेट फोर्स पुल करने के लिए जितना मुझे ऊपर लगाना होगा, वो उस तिनके का वेट प्लस T इंटू 2L ऐसा होगा, ये पुल करने के लिए लगेगा। समझ आया कुछ? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? Yes, sir. ठीक है, चलो हो गया तो बताना चाहिए ना। तो ये फोर्स मेथड ऑफ डेफिनेशन हुआ, ठीक है, इन फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ऐसा यूनिट क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर, है ना? आई बात समझ में? बोलो। अब हर लिक्विड का सरफेस टेंशन, जैसा मैंने कहा, लिक्विड का अपना अपना कांस्टेंट है, ये लिक्विड के टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ठीक है? कोई दिक्कत? No, sir. तो दो चीजें बहुत हम लोगों को ध्यान देना है कि सरफेस टेंशन किस चीज से इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो एक तो जनरल है कि सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है विथ टेम्परेचर। दूसरा, सरफेस टेंशन इम्प्योरिटी ऐड करने से भी डिक्रीज करता है। इम्प्योरिटी दो तरह के होते हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटी और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होते हैं, है ना, उससे सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है, लेकिन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी से डिक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल याद रखने के लिए कह रहा हूं, लिक्विड में अगर चीनी मिला दो तो देखोगे वो और ज्यादा स्टिकी हो जाता है हाँ सर। ना? तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी से सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी से सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो कुछ चीजें आपको सरफेस टेंशन की वाला याद रहना चाहिए, ठीक है? सर ये लिखोगे नहीं हो क्या? क्या बोल रहे हो? सर ये लिखोगे नहीं, टेम्परेचर के से डिक्रीज होता है। मैं दे देता हूँ कॉपी करने के लिए, लेकिन जस्ट मैं समझा रहा हूँ। सरफेस टेंशन, मैं चलो यहीं पे होता हूँ। और ये एक्चुअल में डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में पहले पूछा भी है। जैसे ये सारे पॉइंट्स जो है ना, 6 पॉइंट्स, ये आपको याद रहने चाहिए, जिसमें से ये फर्स्ट वाला ये सब कोई मतलब इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है टेम्परेचर से, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में काम देगा आपको, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट है इन जनरल कि सरफेस टेंशन क्या है, ये डिक्रीज करता है कंटामिनेशन से, मतलब धूल उल आ गया तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने कहा जेई में पहले पूछा भी है, वो ये कि अगर हमारा इम्प्योरिटी सॉल्युबल है, अगर हमारा इम्प्योरिटी सॉल्युबल है, तो उस केस में सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा। और अगर हमारा इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल है, तो उस केस में सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बार बार जैसा एग्जाम्पल दिया कि पानी, पर उधर लिखा है कि वो इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। कहाँ पर बेटा? सर सेकंड लाइन पूरा पढ़ा ही नहीं आपने। यूजुअली हाईली सॉल्युबल साल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन व्हाइल स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। तो इन दोनों वर्ड का क्या मतलब हुआ? डिक्रीज करता है। तो हाईली सॉल्युबल और स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या हुआ? इनसॉल्युबल ही हुआ ना? नहीं समझे? इस लैंग्वेज नहीं, उधर लिखा है ना कि अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटी होगा तो सरफेस टेंशन इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अरे देखो, कोई चीज 100% सॉल्युबल इनसॉल्युबल तो पत्थर है कि पत्थर डाल दिया तो नहीं सॉल्व होगा।
ये रिलेटिव टर्म है ना, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो रिलेटिव टर्म का मतलब ये हुआ, जैसे मैं मान लो चीनी है, तो चीनी तो ज्यादा सॉल्युबल है, लेकिन चीनी से कम सॉल्युबल वाला अगर डालेंगे, तो ये जो वर्ड है ना आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल, लिटरल मीनिंग क्या होता है स्पेरिंगली का? बोलो, मैं भी ढूंढता हूँ डिक्शनरी में। किसी को पता है तो बताइए, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। देखो, स्पेरिंगली मतलब लिखा हुआ है, वो तो लिटरेचर वाला आ गया, किफायती, स्मॉल अमाउंट, है ना? स्पेरिंगली सॉल्युबल ही लिख देते हैं। देखो, अपने अपने मेरे मोबाइल में पता नहीं दिखेगा या नहीं, स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब लिखा है मटेरियल आर दोज व्हिच हैव लोअर सॉल्युबिलिटी। आई बात समझ में? हाँ सर। तो लोअर सॉल्युबिलिटी, जैसे जितना लोअर होगा वो इनसॉल्युबल नहीं बोलेंगे ना हम, समझाने के लिए आपको। हाँ समझे मेरी बात? Yes, sir. तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो ऐसा करते हैं, इनसॉल्युबल की जगह मैं ऐसा कर देता हूँ स्पेरिंगली सॉल्युबल। अब एकदम क्लियर हो गया? यस। हाँ। Yes, sir. तो अगर सॉल्युबिलिटी कम है, स्प्रिंगली सॉल्युबल, तो उस केस में सरफेस टेंशन डिक्रीज भी करता है। ठीक है? यस। और अब जैसे पत्थर है पानी में, तो पत्थर तो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है, तो उसको इनसॉल्युबल बोलेंगे हाँ ना, सर। तो उससे भी डिक्रीज करेगा। कोई कंटामिनेशन से डिक्रीज करता है, लिखा ही है ना ऊपर में। हाँ। Yes, sir. तो पानी में पत्थर को हम कंटामिनेशन ही बोलेंगे ना। यस। Yes, sir. तो अब ये तो आपको लोग पूछे इसलिए मैं बुक से कॉपी पेस्ट होता है, बट जो मैं समझ के बता रहा हूँ कि अगर सॉल्युबिलिटी, मतलब पानी में घुल गया, चीनी वाली कहानी समझ लो, तो वो ज्यादा स्टिकी हो जाएगा, मतलब उसका सरफेस टेंशन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है? तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी से सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है। इसके एग्जांपल में समझ लो शुगर इन वाटर, ये सब तो दिया ही है इसमें, सोडियम क्लोराइड ऐसा वैसा, बट कोई देखा थोड़ा है सोडियम क्लोराइड, मतलब वो सब, ये वाला तो घर का एग्जांपल है ना, समझ रहे हो? हाँ। Yes, sir. शुगर इन वाटर Yes, sir. पानी को ज्यादा स्टिकी कर देता है, ये याद रखने में आसानी होगी, इसके लिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लियर है? तो फटाक से शुरू के 3 पॉइंट में जस्ट वन लाइनर लिख लो, कुछ खास नहीं है, बाकी तीनों फटाक से लिखो।
Done, sir. हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, Sir, sir. Yes. तो लास्ट पॉइंट लिखिए। जल्दी लिखो, जल्दी। अब दूसरा देखो, एनर्जी मेथड से कैसे डिफाइन करेंगे इसको। तो एनर्जी मेथड पे से डिफाइन करने से पहले एक टर्म है सरफेस एनर्जी। उस सरफेस एनर्जी को पहले देखते हैं। तो जैसे स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है ना? Yes, sir. स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल होता है, तो इसका सरफेस भी इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसा है, तो उसका भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो उसका जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, उस टर्म में सरफेस टेंशन को क्या हम डिफाइन कर पाएंगे, वो अभी चेक करते हैं। ठीक है? तो इसको ऐसे करते हैं, डायग्राम देखो। ध्यान से समझो और तुम लोग खुद समझो। बचपन में खेलते खेलते सोप बबल में फूंक मारा है, वो बलून बन जाता है। हाँ। तो वो जो सोप बबल में फूंक मारते हैं, बलून बन जाता है, इसका मतलब क्या है? वो सोप बबल का जो सरफेस है वो बलून के जैसा है, इलास्टिक। हाँ सर। Yes, sir. तो ये एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है। इस वायर फ्रेम को तुम सोप बबल में डाल के बाहर निकालो, तो ये एक फिल्म उसके साथ निकलेगी। सुरो फूटेगा नहीं। अरे बेवकूफ, वो जाता है रोड पे, वो बच्चे, छोटे बच्चे नहीं, वो एक सोप बबल मिलता है, उसमें ऐसे स्टिक मारते हैं, ऐसे फूक मारते हैं, तो होता है, देखा है कभी? हाँ हाँ सर। सर। तो वो जो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, उसको डुबाते हैं सोप सॉल्यूशन में। तो हाँ हाँ रिंग में एक सोप का फिल्म ट्रैप हो जाता है, फिर उसको फूक मारते हैं तो वो बलून बन के उड़ता है। हाँ सर। तो वो जो सर्कल वाला डिप की है, उसकी जगह ये रेक्टेंगुलर डिप करो, और इतनी दूर में सोप का फिल्म आ गया। ओके सर। अब इसको थोड़ा सा आगे पुल करोगे, यहां से यहां, तो तुम्हें ये स्प्रिंग के जैसा आभास होगा कि छोड़ोगे तो वो वापस आ जाएगा। बलून भरोगे, जब फुलाते हैं और छोड़ते हैं, हवा निकलती है तो वापस आता है। तो हाँ ये 2TL लिखा है, इसको मैं कुछ वाइटनर लगा देता हूँ, क्योंकि ये गलत है। गलत मतलब जो मैं समझाना चाहता हूँ वो नहीं है। तो ऐसे समझो कि ये यहाँ पर सरफेस टेंशन का फोर्स है, इसका लेंथ L है। तो ये जो F से इसको आगे पुल करोगे, तो जो वर्क करोगे DW, वो क्या होगा? दिस फोर्स इंटू DX, dx। यही होगा। ये फोर्स क्या Yes. होगा? सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर होगा। सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, देखा था ऊपर, इंटू DX ऐसा होगा। तो सरफेस टेंशन इंटू LDX ऐसा होगा। तो सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया DA ऐसा होगा, DU, है ना? यस सर। तो ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और
नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स। यही आपका चेंज इन सरफेस एनर्जी होगा। दुनिया में कोई भी इलास्टिक एनर्जी यही होती है। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स। यही सरफेस एनर्जी होगा, है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। यही मतलब हुआ। यस। Yes, sir. दैट इज Yes, sir. टेंशन इनटू डीए, मतलब चेंज इन एरिया। तो फाइनल एरिया इनटू इनिशियल एरिया, है ना। हाँ सर। तो यहां से जनरल इक्वेशन मिला, U इज इक्वल टू T इंटू ए, है ना। ये है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। Surface area. जनरल फॉर्मूला मिल गया। और इस जनरल फॉर्मूला से सरफेस टेंशन का एनर्जी बेस्ड डेफिनेशन मिल गया कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज सरफेस टेंशन। ठीक है। हाँ सर। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का दो डेफिनेशन मिला, एक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कांटेक्ट और दूसरा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लो, ये सब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई एडवांस में तो पूछता है हर साल, मतलब सरफेस टेंशन को जानते हो, समझने में बहुत मजा आता है पढ़ने में, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जेईई एडवांस में सरफेस टेंशन के क्वेश्चन जब पूछते हैं ना तो पसीना छूट जाता है सॉल्व करना, क्योंकि इसमें इतना विजुअलाइजेशन है ना कि उसको सही से सॉल्व करना मुश्किल होता है। लगातार हर साल पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ पूछता है, और डिफिकल्ट सा ही पूछता है। और बोर्ड वोर्ड के लिए तो ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ समझ आ जाएगा डेफिनेशन वेफिनेशन, बट थ्योरेटिकली भी बहुत साउंड कॉन्सेप्ट है और न्यूमेरिकली भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। एनीवे चलो कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
Done, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes. एक दो और छोटी छोटी चीजें समझो। कैसे समझाऊं? थ्योरी के थ्रू समझाऊं या प्रॉब्लम के थ्रू समझाऊं, ये सोच रहा हूं। चलो ऐसे समझो, सब लोग ध्यान से देखो। Breaking off a bigger drop in a smaller droplets ध्यान से समझो सब। पहले समझो, फिर इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में बताऊंगा तो शायद। सपोज एक बड़ा सा लिक्विड ड्रॉप है आर रेडियस का, ये ड्रॉप टूट गया छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में मान लो टूट गया। तो ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूट गया, सबका रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो टूटने से पहले इसकी एनर्जी कितनी रही होगी? सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगी। हाँ सर। टूटने के बाद इसकी एनर्जी कितनी होगी? सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर इंटू n होगी। Yes. दूसरा, मास कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम छोटे वाले का होना चाहिए। Yes, sir. तो यहां से आपको स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी, कैपिटल R अपॉन n टू द पावर 1/3। कोई दिक्कत? No. नहीं Sir. सर। इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, इसको उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो जो फाइनल एनर्जी है वो क्या हो गया? T इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू n यहाँ पर है और 1 माइनस 2/3 कितना हो गया? 1/3। 1/3।
n की वैल्यू तो 1 से ज्यादा है ना, हाँ सर। ग्रेटर इक्वल टू 2 कुछ भी हो सकता है, मतलब ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, ये पक्का है। हाँ सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू n⁻⁴ इंटू इनिशियल एनर्जी, होगा हाँ पक्का। हाँ। तो फाइनल एनर्जी छोटा है बड़ा क्या हो गया, बड़ा। बड़ा होगा इनिशियल एनर्जी से, यस ठीक है। सर, एन हमेशा इंटीजर ही रहेगा ना, पॉजिटिव। इंटीजर ही रहेगा ना, एक ड्रॉप 2 ड्रॉप में टूटेगा, 3 में टूटेगा, 4 में टूटेगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो फाइनल हाँ सर। एनर्जी अगर ज्यादा रहेगा तो एनर्जी कम था, फाइनल एनर्जी हो गया, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा। होगा यस। फाइनल एनर्जी कैसे बढ़ेगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। एक तो वर्क डन कोई तोड़ने में लगेगा। समझने के लिए एक चीज देखो, तुम लोग बाल कटाने जाते होगे सलून में, तो हाँ सलून में देखोगे वो फुहारा मारता है तुम्हारे चेहरे पर, ठंडा लगता है, हाँ और उसी पानी में हाथ डालोगे तो उतना ठंडा नहीं लगेगा। तो पानी वही है, जब छोटे ड्रॉपलेट में टूटता है तो वो सराउंडिंग की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, समझे। जैसे Yes. हाँ समझा। यस। दूसरा एग्जांपल, अब तो शायद पता नहीं तुम लोग देखा होगा कि नहीं, एसी का जमाना है, कूलर देखा है पुराने जमाने वाला, हाँ sir. हाँ Yes, देखा। हाँ sir. सर। तो कूलर में फैन रहता है, Yes तो sir. हाँ कूलर के अंदर पानी रहता है और फैन घूमता रहता है, तो उससे क्या है, इस तरह के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते रहते हैं। तो वो क्या है कि सराउंडिंग की एनर्जी, हीट एनर्जी कम करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब कम करते हैं, तो हमें थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है। हाँ कुछ Yes, sir. कोई डाउट। No sir. हाँ No, सर, sir. समझा। तो ठीक उल्टा, अगर छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके बड़े ड्रॉप बनेंगे तो उस केस में एनर्जी रिलीज करेंगे, है ना। ये बात समझे तुम लोग। Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है, उल्टा प्रोसेस करोगे तो एनर्जी रिलीज होगा, और क्या। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हुआ? Yes, sir. Done. आगे बढ़े? Yes, sir, done. बताते नहीं हो, मैं पूछता हूँ तब बोलता हूँ। चलो 2 क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट कीजिए इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक ये, एक ये, और दूसरा ये। ठीक है, Yes, sir. कोशिश कीजिए।
हुआ? बोलो। Yes, sir. First वाला हुआ, second कर रहे हैं. फर्स्ट हुआ, क्या आंसर आया? So 7.9 into 10 raised to the power minus 12 joule. अच्छा, कोलिसेस टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप। चलो आप लोग सॉल्व करो, जिसका नहीं हुआ उसके लिए मैं कर देता हूँ। सो एक ही बार करता हूँ। 1000 इंटू 4/3 पाई r स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r कैपिटल क्यूब। तो मुझे कैपिटल R 10 टाइम्स स्मॉल r मिल जाएगा। एनर्जी रिलीज्ड, ओके। तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगा 1000 इंटू 4 पाई स्मॉल r² इंटू टी, और फाइनल एनर्जी हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R² इंटू टी। हो गया ऐसा? कैपिटल R को 10 टाइम्स स्मॉल r पुट कर दो। तो हो गया 100 इंटू 4 पाई कैपिटल R² इंटू टी, ऐसा हो गया। तो फाइनल एनर्जी कम है इनिशियल से, है ना? फाइनल कम है इनिशियल से, बोलो। हाँ सर। तो Yes, इसका sir. मतलब जरूर एनर्जी लॉस हुआ होगा या रिलीज हुआ होगा। Yes, sir. दैट इज सर उधर इनिशियल माइनस फाइनल। स्मॉलर आएगा ना यूएस में। क्या? सर यूएस में वो अपने 100 इंटू 4 इंटू पाई स्मॉलर आएगा। अच्छा हाँ हाँ, यहाँ स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल है 1000 और फाइनल है 100, तो 900 होगा इंटू 4 पाई स्मॉल r² इंटू टी। स्मॉल r दिया है क्या? Yes, हाँ sir. सर 10 raised 10 to टू the द power पावर minus -7। -7। तो स्मॉल r है 10 रेज टू -7 और सरफेस टेंशन 7 इंटू 10 रेज टू -2। तो 900 इंटू 4 पाई 10 रेज टू -7 का स्क्वायर, और सरफेस टेंशन कितना था? 7 इंटू 10 टू द 7. पावर -2। 10 रेज टू -2। तो ये हो गया 3600 पाई, अच्छा 7 भी एक बच गया, इंटू 7 और -16, है ना? तो 252 पाई इंटू 10 रेज टू -14 जूल। जो भी हो ये आंसर होगा, है ना? यही आया था आप लोगों को या कुछ और आया था? जिसने भी सॉल्व किया था यही आया था या कुछ और आया था? नहीं सर, ये नहीं है. नहीं आया था तो कुछ गलत किया होगा। सेवन 7.9 10 रेज टू -12 आंसर है। 7.9 इंटू 10 रेज टू -12 जूल। हाँ सर, ये है. ठीक है, इसको कॉपी करो और नेक्स्ट वाला फाइनल आंसर तक पहुंचो। जल्दी। सर आ गया मेरा नेक्स्ट क्या आया नेक्स्ट का आंसर बताइए? 4.35 सर into 10 43.96। raised to the power minus अच्छा 2. सबको यही आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ सर मुझे 43.96।
A mercury drop radius 1 centimeter is sprayed into 10 raised to 6 droplet of equal size. तो कैपिटल R है 1 सेंटीमीटर, है ना? सो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब कितना 10 raised to 6 टाइम्स है. Yes, sir. तो 10 raised to 6 4/3 pi small r cube. Yes, sir. So capital R is 100 times small r. So small r is capital R upon 100. That is 10 raised to -4 meter. होगा ऐसा? Yes, sir. Calculate energy expanded. तो इनिशियल एनर्जी ये हो गया 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब और फाइनल एनर्जी हो गया 10 raised to 6. नहीं, ये गलत लिख दिया, सरफेस एरिया होता है ना. सो T into 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, T into 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये 10 raised to 6 into T into 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ऐसा होगा, है ना? Yes, स्मॉल r is capital R by 100. तो 10 raised to 4 6, तो ये हो गया 100 into T into 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना? तो फाइनल एनर्जी ज्यादा हो गया. सो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ये हो जाएगा 99 टाइम्स T into 4 पाई R स्क्वायर होगा. सो 99 T कितना दिया है? बोलो. यस. सरफेस टेंशन कितना दिया है क्वेश्चन में? 35 35 into into 10 raised to 10 to the power -3. तो ये हो गया 35 into 10 raised to -3, ये हो गया 4 पाई और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 10 raised to -4, है ना? Yes, sir. तो 140 पाई अप्रोक्सीमेटली मेरे से पूछोगे तो 35 into 4 140 पाई. 99 को मैं 100 ही पकड़ लेता हूँ, तो 100 तो 10 raised to -2 बचा और -5 into 10 raised to -5 जूल अप्रोक्सीमेटली ऐसा होगा, है ना? बोलो. यस सर. Yes. लोगों के वैल्यू से मैच करता है क्या? इसका आंसर नहीं है मेरे पास, वैल्यूज देख लो. पाई 3.14 होता है ना, Yes, sir. तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो एक बार कितना आता है. सर 439.6 into 10 to the power minus. क्या बोल रहे हो? सर 439.6 आएगा, 140 into 3.14. तो मैच किया तुम लोगों से? हाँ. क्या आया? 43 पॉइंट बोलो. 439.6 into 10 to the power minus 1. जो भी है समझ रहा तुम लोग. आया समझ में? Yes, sir. आगे बढ़े. Yes. कॉपी कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. 12 हो गया.
ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.